वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी में आपका हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। और बीपीएससी ने जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए सिलेबस जारी किया है उसमें यूनिट 5 है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। और इस यूनिट 5 में बीपीएससी ने क्या क्या कॉन्सेप्ट ऐड किया है इस सिलेबस में, तो वो है आपका डिफिनीशन इन मॉनेटरी पॉलिसी, LAF, MAF, बैंक रेट, पेस रेट एंड MCLR, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स LCR, CRR, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, डीमोनेटाइजेशन, उर्जित पटेल कमेटी। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अगर आप 1 से 4 तक का यूनिट का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको भी जाकर देख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा उस वीडियो से भी। और उस वीडियो का प्लेलिस्ट हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, डिफिनीशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी एक प्रोसेस है नेशनल मनी को मैनेज करने का, और नेशनल मनी का जो हम कैसे सप्लाई करें इन द मार्केट, ताकि हमारा इकोनॉमिकली कुछ गोल्स हैं उसको अचीव किया जाए, ठीक है। अब वो सारे गोल्स क्या क्या हैं जो हम मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत हम अचीव करने की कोशिश करते हैं या अचीव करना चाहते हैं, वह है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है कि अगर कंट्री में महंगाई बढ़ रही है तो उसका क्या कंट्रोल करना है, कैसे क्या करना है, और उसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमिकली है तो उसको हम कैसे मैनेज करें, वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत वो गोल्स को अचीव किया जाता है। यह है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम स्टेबल रखें, ठीक है, कोई हाई प्राइस ना हो, ठीक है। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज विद इन द कंट्री प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है उसका प्राइस जो है स्टेबल होना चाहिए। और एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी मीन्स हमारा जो भी ग्रोथ है इकोनॉमिक का वो कहीं ना कहीं एक्सेलरेटिंग मोड में रहे और वो हमेशा इम्प्रूवमेंट में रहे। तो किस तरह से हम मॉनेटरी पॉलिसी लाएं, ठीक है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी का मतलब है कि हमारा जो रुपीज़ है, INR है, वह उसका एक्सचेंज रेट विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर एक स्टेबल रहे। ऐसा ना कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर और INR में काफ़ी डिफरेंस हो जाए इन द टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है। हाई फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, तभी हमारा इकोनॉमिक स्टेबल माना जाएगा। अब बात करते हैं बैलेंसिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। जो भी हमारा इंडिया में सेविंग्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उसका एक बैलेंस बना रहे, ठीक है। उसके साथ साथ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट करना है, किस तरह से हम अपना मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को अप्लाई करें ताकि हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट आए और पॉजिटिव इम्पैक्ट आए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है। और ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी के गोल्स हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे कंट्री में और जो भी आपका इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टर, बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, उसमें हर तरह का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहे, ठीक है। उस तरह से हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी लाते हैं। ये सारे हैं जो आपका गोल्स है मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ टर्म हैं और जो डिस्क्राइब करता है डिटेल्स में मॉनेटरी पॉलिसी के क्या है नहीं है। ये टेक्निकल टर्म हम आगे डिस्कशन जरूर करेंगे इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में। तो अभी टेम्परली आप इस चीज़ को याद रखिए। और ये जो करंट में जो फैक्ट्स हैं वही आपको इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। SLR करंट में अभी चल रहा है 18%। ये SLR क्या होता है इसका हम ज़रूर डिस्कशन इस वीडियो में करने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करें। रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट है 4%। रिजर्व रेपो रेट है 3.3%, 3.35%। MSF है 4.25%, CRR है 4.00% और बैंक रेट है 4.25%। ये सारे फैक्ट्स और को आप याद रख लीजिए, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कितना है, ऑप्शन दिया रहेगा और आपको सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं LAF। तो जैसा कि बात किया जा रहा है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो लिक्विडिटी LAF का फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और LAF सबसे पहली बार 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था RBI के द्वारा, ठीक है। LAF के अंतर्गत RBI जो है शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है। और आपका जब भी बैंक को पैसे की ज़रूरत रहेगी तो RBI उसको प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म लोन।
और कभी कभी ऐसा भी रिक्वायरमेंट आता है कि बैंक में एक्सेस मनी हो जाए, तो उस कंडीशन में आरबीआई है जो बैंक से पैसा ले लेती है और अपने पास रख लेती है आरबीआई, ठीक है। तो ये मनी मैनेजमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि एलएएफ जो होता है बैंक को हेल्प करता है ताकि उसका डेली का जो लिक्विडिटी है उसमें मिसमैच ना हो, डेली उसका जो लेन देन होता है उसमें काफ़ी मिसमैच ना हो। लिक्विडिटी यहाँ वर्ड है तरलता का। तरलता का मतलब क्या होता है कि कोई जैसे कैश इज़ द हाईएस्ट लिक्विडिटी, मतलब हाँ कुछ कैश से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। बट वहीं किया जाए गोल्ड, तो गोल्ड क्या है कि गोल्ड से सब सामान नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैश में, ठीक है, तभी आपको कोई सामान खरीदना होगा। मार्केट में अगर खरीदने जा रहे हैं तो गोल्ड लेके जाइएगा, खरीद सकते हैं बट हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं रहता है, ठीक है। अब वही बात किया जाएगा बिल्डिंग, तो बिल्डिंग भी एक एसेट्स है, ठीक है। तो उस बिल्डिंग को भी आप बेच करके आप कैश ले सकते हैं, बट बिल्डिंग इतना जल्दी आसानी से बिकेगा नहीं, तो ये आपको लेस लिक्विडिटी है। और उससे कम लेस लिक्विडिटी है गोल्ड, और सबसे ज़्यादा हाई लिक्विडिटी बात किया जा रहा है कैश। तो जब भी हम लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं उसका मतलब आप समझ जाइएगा कि कैश है, ठीक है। अब बात करते हैं एलएएफ में क्या कितने कंपोनेंट होते हैं। एलएएफ में 2 कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट को बोलते हैं रेपो रेट और दूसरा कंपोनेंट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट की बात किया जाए तो रेपो रेट क्या है कि अभी करंट में रेपो रेट 4% है और करंट में रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। अब ये रेपो रेट क्या होता है, जब भी बैंक शॉर्ट टर्म लोन लेती है बैंक के द्वारा टू मीट्स द डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो जिस रेट पर बैंक को आरबीआई प्रोवाइड करता है, जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई जो है प्रोवाइड करता है बैंक को पैसा, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। द रेट एट विच बैंक्स बोरो द फंड फ्रॉम द आरबीआई, उस रेट को, उस इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। अब मान लेते हैं कि आरबीआई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसा दिया, ठीक है, और वह कहा कि हम अभी का करंट रेपो रेट 4% है, मतलब कि आरबीआई जो है वो अगर 100 रुपीज़ दे रहा है आपको एसबीआई को, तो इन रिटर्न एसबीआई को कितना देना होगा, 104%। मतलब एसबीआई है लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, शॉर्ट टाइम का जब हो जाएगा टाइम पीरियड देने का पैसा, तो 104% आपको पैसा देगा, ठीक है। 4% एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि रेपो रेट इंटरेस्ट रेट 4% है। अब जब भी रेपो रेट देती है जिस रेट पे देती है 4% का मतलब तो समझ में आएगा। तो जब भी पैसा आरबीआई देती है किसी बैंक को, तो उस बैंक को उसके बदले में उसके साथ साथ आपको कोलेट्रल भी देना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली पैसा दे दिया, मांगे और दे दिए, आपको कोई ना कोई कुछ टाइप ऑफ गिरवी कह सकते हैं, आपको कोलेट्रल देना पड़ता है। वह आपका कोलेट्रल हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है गोल्ड या समथिंग लाइक दैट। तो कोलेट्रल आपको कुछ ना कुछ आपको बैंक को आरबीआई को देना होता है। तो ये आपको है रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में होता है जब भी बैंक में कैश की मात्रा बढ़ गई और कैश जो है काफ़ी फंड जो है अवेलेबल हो गया बैंक में, तो उस कैश को क्या होता है कि आरबीआई के पास बैंक सबमिट करती है, ठीक है। और जब भी बैंक जो है आरबीआई के पास जो पैसे को एक्सेस फंड को सबमिट करेगी, तो आरबीआई क्या होगा कि आरबीआई जो है उस पैसे को ले रहा है, तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा बैंक को, और वो इंटरेस्ट रेट कहलाता है रिवर्स रेपो रेट, और वह अभी है 3.35%। अब याद रखिए रिवर्स रेपो रेट में जो भी पैसा आता है आरबीआई के पास बैंक के द्वारा, तो उसमें भी कोलेट्रल की आवश्यकता होती है। मतलब आरबीआई कुछ ना कुछ कोलेट्रल या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड जो है उस बैंक को देगा, ठीक है, चूँकि वो आरबीआई पैसा ले रहा है बैंक से, ठीक है। और मेनली ये आरबीआई इसलिए पैसा लेता है ताकि हमारा लिक्विडिटी है एब्जॉर्ब हो, ठीक है। ये सारे टूल्स हैं पैसे के मैनेज को, ठीक है। अब बात करते हैं एमएसएफ। एमएसएफ का मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यह सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई के द्वारा 2011 में, ठीक है। यह वेरी शॉर्ट टर्म लोन्स का देने का प्रक्रिया है। एमएसएफ के अंतर्गत वेरी शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा दिया जाता है बैंक को, ठीक है। अब बात किया जाए रेपो रेट होता था, तो रेपो में भी लोन दिया जाता है, बट इसमें जो है वेरी शॉर्ट टर्म, मतलब 1 डेज़ 2 डेज़ के लिए। जब भी सिचुएशन आएगा
कि 1 डेज़ और 2 डेज़ के लिए इमरजेंसी फ़ंड की आवश्यकता होगी, तब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का यूज़ किया जाता है। अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है कि जब भी सिचुएशन होती है, बैंक को पैसे की आवश्यकता पड़ा और वह इंटर बैंक मतलब जैसे पीएनबी है, उसको पैसा चाहिए, आरबीआई से ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा ले सकता है। तो जब इंटर बैंक लिक्विडिटी मतलब एक दूसरे में जो बैंक में पैसे लेन देन का जो लिक्विडिटी है वो ड्राइज अप हो गया, ठीक है, कम्प्लीटली पैसा है ही नहीं इंटर बैंक में, तब वो फाइनली इस सिचुएशन में जो बैंक होते हैं वो आरबीआई के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा 1 डेज़ और 2 डेज़ के लिए वेरी शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो बात किया जाए, आरबीआई जो है वो उसको हाई इंटरेस्ट रेट पे देती है। तो नॉर्मली अगर आपका 4% आपका रेपो रेट है तो उससे हाई ही आपको एमएसएफ का इंटरेस्ट रेट होता है। तो अभी करंट इंटरेस्ट रेट रेपो रेट का है 4.0%, जबकि एमएसएफ का है 4.25%, ठीक है। और एमएसएफ इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन रेपो रेट होता है, ठीक है। अब क्या होता है रेपो रेट, अब समझ में आएगा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है कि बैंक जो है बोरो करता है सेंट्रल बैंक से पैसा, और उस जब भी पैसा लेता है तो उस टाइम पे भी सिक्योरिटी सबमिट करना पड़ता है बैंक को आरबीआई के पास, ठीक है। यह है आपको एमएसएफ। अब बात करते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होता है, इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बैंक रेट क्या होता है कि द रेट एट विच आरबीआई यूज टू लैंड लॉन्ग टर्म गोल्स टू द कमर्शियल बैंक। जब भी बैंक को, जो भी हम अभी प्रीवियसली बात किए थे वो शॉर्ट टर्म लोन की बात की थी, जब भी बैंक को लॉन्ग टर्म गोल चाहिए मतलब मोर देन ईयर, शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल से कम, और लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म आपका इन लोन, ये सॉरी यहाँ पे गोल नहीं होगा, लॉन्ग टर्म लोन होगा यहाँ पे, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन। तो जब भी लॉन्ग टर्म लोन की बात किया जाए तो 1 साल से ज़्यादा का लोन की आवश्यकता होती है। तो जब भी आपको लॉन्ग टर्म लोन की आवश्यकता पड़ती है बैंक को, तो आरबीआई के पास जाता है और कहता है मुझे लॉन्ग टर्म गोल चाहिए। अब लॉन्ग टर्म गोल में क्या होता है कि आप में कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई रहता है, ठीक है। और बैंक रेट इज़ ऑलवेज हायर देन रेपो रेट। ये भी बात किया जाए, जो बैंक रेट रहता है वो, चूँकि बैंक को दिया जा रहा है आपका लॉन्ग टर्म, ठीक है, ज़्यादा समय के लिए, ठीक है, तो उसमें ये है। और दूसरा बात ये है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज अ कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं होती, इस वजह से ये जो है बैंक रेट इज़ ऑलवेज हायर देन रेपो रेट होती है, ठीक है। आरबीआई यूज़ बैंक रेट एज अ पैनल रेट। अब यहाँ पैनल रेट की क्या होती है कि पेनल्टी कब लगते हैं बैंक को, जब भी कोई भी लॉ को ब्रीच करता है, या जो भी मैंडेट्स दिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा सारे बैंक फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ बैंक अगर उस रिक्वायरमेंट्स को मीट्स नहीं कर पा रहे हैं, रूल्स और पॉलिसी को ब्रीच करते हैं, तो उस कंडीशन में आरबीआई जो है बैंक पर पेनल्टी लगाती है, और उस पेनल्टी लगाने का एक स्पेसिफिक रेट होता है, ठीक है। तो अब वो रेट किस तरह से कैलकुलेट होता है, अब कब कब लगता है, अगर कैश रिजर्व रेशियो अगर कोई बैंक फॉलो नहीं किया, या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, तो उस कंडीशन में आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक है वो बैंक को पेनल्टी लगाती है। वो पेनल्टी कैसे कैलकुलेट होता है, तो पेनल्टी रेट इजकल्स टू बैंक रेट प्लस 2%। अभी ये 2% है, अब ये 2% एक्स्ट्रा जो है ये आपको आरबीआई डिसाइड करता है कि बैंक रेट के अलावा कितना एडिशन करना है एज अ पेनल्टी रेट, ठीक है। तो आपका यही है आपको पेनल्टी रेट कैलकुलेशन। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, वह है बेस रेट। तो बेस रेट क्या होता है, तो सबसे पहले बात किया जाए कि यह इंट्रोड्यूस कब किया गया, तो आरबीआई ने बेस रेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था 2011 में, ठीक है। अब बेस रेट क्या होता है, बेस रेट होता है मिनिमम रेट सेट बाय ईच बैंक इट्स ऑन। हर बैंक एक अपना अपना मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो है वो सेट करता है बैंक को, बैंक के द्वारा, ताकि उससे मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे किसी प्रकार का लोन प्रोवाइड नहीं किया जाए, ठीक है। एंड जो भी स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू मिनिमम बैंक ईच बैंक अपना अपना सेट करती है, उससे कम इंटरेस्ट रेट पे कोई भी कस्टमर को नहीं दिया जा सकता। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, पहले होता यूँ था कि जो अच्छे कस्टमर होते थे उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम
ले करके लोन दे दिया जाता था, जबकि नॉर्मल स्मॉल इंडस्ट्री वाले थे उनको काफ़ी हाई चार्ज किया जाता था। अब ये क्या है कि किसी स्पेसिफिक जो अच्छे कस्टमर हैं उसको आप कम इंटरेस्ट, वेरी लो इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, और एक जो स्मॉल इंडस्ट्री है और जो लोअर अदर्स लोग हैं उसको काफ़ी हाई चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट टू मेंटेन। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल जो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड इक्वलिटी का जो है वो रूल्स को आप समझिए कि आप वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, यह सही नहीं है। तो इसीलिए ने आरबीआई ने सजेस्ट किया है कि हर बैंक अपना मिनिमम जो है एक बेस रेट कह सकते हैं कि आपको फिक्स करना है। बिलो दैट बेस रेट कोई भी कस्टमर को लोन नहीं दिया जाएगा उस इंटरेस्ट रेट में। हाँ, कुछ रेयर केस ऐसा आता है जहां उस बेस रेट से भी कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक दे सकती है, बट वो सारे रेयर केस और सिचुएशन है वो आरबीआई के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, तभी उस बेस रेट से बिलो इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जा सकता है। ठीक है, अब ये बेस रेट की बात किया जाए कि यह कुछ समय के बाद ये पता चला कि जो बेस रेट का कॉन्सेप्ट है वो सही वे में काम नहीं कर रहा है। अब ये सही वे में कैसे काम नहीं कर रहा है? जो बेस रेट तो फिक्स कर दिया सारा बैंक। अब कभी कभी होता है कि आरबीआई जो है बैंक को प्रोवाइड करती है वेरी लो इंटरेस्ट रेट पे, वो फ्लक्चुएशन होता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत हमेशा कुछ ना कुछ चेंज लेती है। तो कभी ऐसा सिचुएशन आया कि आरबीआई ने कट डाउन किया है इंटरेस्ट रेट पे, बट करस्पॉन्डिंगली जो रिस्पेक्टिव बैंक हैं उसको भी कट डाउन करना चाहिए, बट वो कट डाउन नहीं करते हैं, वो भी अभी भी हाई इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं। तो यह एक इशू क्रिएट समझिए कि हो रहा है। ठीक है, इवन बैंक को कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है, मगर जो फिक्स कर दिए थे वो हमेशा आपका जो नॉर्मल बैंक है वो हाई चार्ज कर रहा है टू द कस्टमर। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है MCLR। उसका मतलब है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई के द्वारा 2016 में। MCLR जो होता है वो बेस्ड होता है करंट कॉस्ट ऑफ फंड, जो भी फंड है उसका करंट कॉस्ट कितना है, जबकि बेस रेट जो होता था वो टोटल कैलकुलेट होता था ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल कॉस्ट। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द फंड पे बेस रेट कैलकुलेट होता था। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, MCLR में इंश्योर क्यूकर ट्रांसमिशन ऑफ आरबीआई रेट कट्स टू बोरोवर एज आफ्टर एवरी रेट चेंज बाय आरबीआई। अब जब भी आरबीआई रेट डाउन कट करती थी तो उसी के अकॉर्डिंग MCLR में जो है रिफ्लेक्ट होता था और क्विकर ट्रांसमिशन होता था, क्विकर चेंज इफेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आरबीआई बढ़ाएगी तो MCLR का जो रेट है वो बढ़ेगा, और जब भी घटाएगी तो वो घटेगा। ठीक है, तो MCLR इज़ बाउंड टू रिफ्लेक्ट जो भी कट डाउन होता है आरबीआई का उसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब बात करते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है एक रिजर्व, यहाँ बात कर रहे हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। रिजर्व रिक्वायरमेंट मतलब होता है कि कोई भी बैंक जो है उसका एक स्पेसिफिक फ्रैक्शन और स्पेसिफिक पोर्शन है उसको एज अ रिज़र्व रखना है, और वो जो रिज़र्व रखा जाएगा वो रिज़र्व से आप किसी प्रकार का लोन पब्लिक को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक जो क्या करता है, बैंक कीप्स अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ द बैंक। ठीक है, एज अ रिज़र्व बैंक में जितने भी टोटल डिपॉजिट हो रहे हैं उसका कुछ फ्रैक्शन जो है एज अ रिज़र्व रखती है। ठीक है, और उस रिज़र्व का प्रयोग बैंक नहीं कर सकती है फॉर द लैंडिंग, किसी प्रकार का लोन देने के लिए वो रिज़र्व का प्रयोग नहीं किया जा सकता। रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स की बात किया जा रहा है तो रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स पीरियोडिकली चेंज होता है, क्योंकि यह जो है रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आरबीआई मैनेज करता है। ठीक है, और आरबीआई अगर जो एसएलआर मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और सीआरआर कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ये दो आपका इंस्ट्रूमेंट है अंडर दी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो जैसे ही इसका वैल्यू अगर इंक्रीज और डिक्रीज करता है, चेंज करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज होगा। ठीक है, और अब बात किया जाए, अब इसलिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के टू इंस्ट्रूमेंट हैं एसएलआर एंड सीआरआर, इसका डिस्क्रिप्शन हम आगे कंप्लीट डिटेल्स में करेंगे आगे। तो चलिए बात करते हैं एम ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। एम ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, मार्केट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या मार्केट में अवेलेबल हैं उसका प्राइस एक स्टेबल रहे। प्रोवाइडिंग लोन टू दी गवर्नमेंट, जब भी लोन की आवश्यकता होती है तो गवर्नमेंट क्या है, एसएलआर को यूज़ करके एसएलआर के थ्रू लोन लेती है। ठीक है, तो क्या होता है कि
यह जो है आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के अंतर्गत SLR आप हम आगे डिस्कशन करेंगे। उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को लोन दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेफ्टी ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। अब ये स्पेशली बात किया जाए कि ये कुछ रिजर्व रहता है फॉर द काइंड ऑफ ऐसा सिचुएशन आ गया या फिर ऐसा डिजास्टर का सिचुएशन आ रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक सेफ मनी होती रहना चाहिए टू मेंटेन द लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो सेफ्टी ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशन के लिए भी आपका ज़रूरी है। चेकिंग एप स्पेकुलेशंस के लिए मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न एंड एब्जॉर्प्शन अंडर द डिफरेंट कंडीशन में लिक्विडिटी को मैनेज करना है, अब कब पैसा इन्फ्यूजन करना है, कब एब्जॉर्ब करना है। तो ये सारे रिजर्व रिक्वायरमेंट्स का टूल्स करके, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके मार्केट के डिफरेंट कंडीशंस में मनी को मैनेज किया जाता है, ठीक है। कभी पैसा मार्केट में डाला जाता है, कभी पैसा मार्केट से RBI निकालती है टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी। तो ये सारे आपको कॉन्सेप्ट हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स का। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं CRR। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है आपको रिजर्व रिक्वायरमेंट्स का। CRR क्या होता है कि CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अब ये कैश रिजर्व रेशियो का ये जो रूल गवर्न करता है अंडर प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 42 के अंतर्गत है, और वह सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट 1934, ठीक है। CRR में क्या होता है कि मिनिमम परसेंटेज जो होता है बैंक का, कुछ मिनिमम बैंक में जितने भी डिपॉजिट होते हैं उसका मिनिमम कुछ परसेंटेज जो है RBI के पास सबमिट करना पड़ता है सारे बैंक को इन द फॉर्म ऑफ कैश। जैसे मान लेते हैं कि बैंक में आपका 100 रुपीज़ है नेट डिपॉजिट, ठीक है। तो उस 100 का 3% मतलब 3 रुपया जो है आपका RBI के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। मीन्स हम कैश को रिजर्व करेंगे टू द RBI, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या जब भी पैसा बैंक RBI के पास जमा करता है तो क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है? जनरली रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में कहीं ना कहीं जब भी लेन देन होता है तो इंटरेस्ट रेट की बात आती है, इंटरेस्ट रेट। बट इन द केस ऑफ CRR जब भी बैंक RBI के पास पैसा सबमिट करेगी 3%, तो उस पर कोई इंटरेस्ट रेट RBI नहीं देगा बैंक को। तो इसमें किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्ट कैश। अब बात किया जाए कि CRR का फार्मूला कैसे है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मान लेते हैं कि CRR का अभी जो करंट रेट है वो 4% है। इसका मतलब क्या होता है कि बैंक को 4% जो है टोटल NDTL का वह जमा करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश टू द बैंक। कौन बैंक? सेंट्रल बैंक। और वह बैंक जो है दैट बैंक कैन नॉट यूज़ मनी फॉर इन्वेस्टमेंट और लर्निंग, ठीक है। तो ये जो पैसा जो है आप RBI के पास जाता है और इस पैसा का प्रयोग बैंक नहीं कर सकती है, ठीक है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो RBI जो है उसको प्रोवाइड कर सकता है कैश को, बट उस ये जो पैसा है आप समझिए कि अब रिजर्व में चला गया, ठीक है। अब बात करते हैं 4% ऑफ टोटल NDTL। तो टोटल NDTL का मतलब है कि NDTL का मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। अब नेट डिमांड की बात किया जाए तो डिमांड मनी समझते हैं, जो भी आपका क्या सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, या जो भी डिमांड ड्राफ्ट है, तो इस तरह का जो भी रहता है आपको डिमांड लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है। डिमांड लायबिलिटी जब भी पैसा ज़रूरत पड़ेगा बैंक से निकालिए, वो डिमांड लायबिलिटीज़ है। टाइम लायबिलिटीज़ में फिक्स डिपॉजिट आते हैं। जब भी टाइम लायबिलिटीज़ की बात किया जाए एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं, उससे पहले नहीं निकाल सकते हैं। टाइम लायबिलिटीज़ में जब चाहिए पैसा निकालिए, आपका सेविंग अकाउंट में है, गए खाता से पैसा निकाल लिए, तो दैट इज़ द डिमांड लायबिलिटीज़ और ये है टाइम लायबिलिटीज़। इसी का नेट, तो अगर टोटल डिमांड लायबिलिटीज़ में हम घटाते हैं टाइम लायबिलिटीज़ को, जो भी एसेट्स हैं, तो हमारा निकलता है NDTL। और वो NDTL का 4% इन द फॉर्म ऑफ कैश जो है इन द CRR में सबमिट करना रहता है RBI के पास। उस पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है बैंक को। अब बात करते हैं ये क्यों और इसका क्या पर्पस है CRR का। सिंस अ पार्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट इट्स with the Reserve Bank of India, it is ensure the safety of amount। ऑब्वियसली ये 3% अगर हम 4% की बात करें अगर CRR है, तो ये पैसा अगर हम RBI के पास, सेंट्रल बैंक के पास जमा करते हैं, इसका मतलब ये पैसा सेफ है। दूसरा बात क्या है कि ये रेडियली अवेलेबल होता है। जब भी कस्टमर ज़रूरत होगा, मतलब जब भी बैंक को अगर चाहिए तो वो
बैक उसको मिल जाता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, इस तरह से, ठीक है। ये अब बात करते हैं कि दूसरा क्या है कि CRR हेल्प कीपिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। जब भी आपको मार्केट में या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हाई रेट रहा या फिर वेरी लो रहा, तो उस समय पे ये CRR का टूल्स यूज़ किया जाता है। अगर काफ़ी हाई इन्फ्लेशन है उस टाइम पे क्या करता है कि RBI जो है CRR का वैल्यू इंक्रीज़ कर देता है, मतलब कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज़ कर दिया, मतलब RBI जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहेगा कि आप 4% नहीं, आप 5% सबमिट करो इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो बैंक जो है कैश जो है अगर ज़्यादा सबमिट करेगा तो उसके पास जो कैश रिमेनिंग बच जाएगा वो कम, और जब पैसा कम बचेगा तो वो लोन कम लोगों को दे पाएगा। जब लोन ही कम लोगों के पास जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि पैसा जो है कम होगा मार्केट में, और जब पैसा कम है तो डिमांड कम जाएगा, तो जब डिमांड कम गया मतलब आपका जो महंगाई है वो कम जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जब भी अब देखा जाए कि बहुत कम आपका इन्फ्लेशन है, वेरी कम है, तो डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए भी इस टूल का यूज़ किया जाता है। अब क्या करता है कि RBI जो है CRR को कम कट कर दिया, तो CRR कम कट कर दिया मतलब बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा चला गया मतलब है पैसा, अब वो क्या करेगा, ज़्यादा पैसा है तो बैंक को क्या करेगा कि उस सारे लोगों को, डिफरेंट लोगों को लोन देगा। जब लोन ज़्यादा हुआ, लोगों के पास पैसा आया मतलब खर्च करेगा, मतलब खर्च होगा मतलब डिमांड बढ़ेगा। तो डिमांड को डिक्रीज़ करने के लिए RBI ये CRR टूल्स को यूज़ करता है। अब बात करते हैं SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी क्या होता है? यह है एज पर द बैंकिंग रूल रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत SLR को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसमें कहा गया है कि ये जो SLR का वैल्यू कैन बी वेरी फ्रॉम 0% टू 40%, ठीक है। अब क्या होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी? यह होता है मिनिमम, SLR होता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट। जो भी बैंक में डिपॉजिट होता है उसका मिनिमम वह परसेंट जो आपको रिजर्व रखना है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश और अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी। बैंक को एक मिनिमम जो है आपका एक्स परसेंटेज की बात किया जाए, मान लेते हैं कि आपको अगर SLR 18% है, तो 18% का मतलब है कि 18% अगर SLR, इसका मतलब उसका जो भी NDTL है उसका 18% इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश या अप्रूव्ड सिक्योरिटी के फॉर्म में रिजर्व रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या इससे प्रॉफिट अर्न होता है बैंक को? हाँ, ऑब्वियसली अगर वो गोल्ड में इन्वेस्ट किया है बैंक पैसा को, ऑब्वियसली गोल्ड का वैल्यू बढ़ गया तो उससे प्रॉफिट अर्न होगा। कैश में तो कम होगा, कैश में तो ऑब्वियसली बैंक के पास होगा, तो बैंकिंग ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए। अगर बात किया जाए कि अगर अप्रूव्ड सिक्योरिटी में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अगर पैसा इन्वेस्ट करती है या लोन देती है तो क्या होगा कि उस कंडीशन में इंटरेस्ट रेट इसको मिलेगा बैंक को, तो यहाँ भी प्रॉफिट है। तो अब बात किया जाए कि SLR में जो है बैंक प्रॉफिट अर्न करता है बट कैश रिजर्व रेशियो में अर्न नहीं करता है, प्रॉफिट अर्न नहीं कर जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है SLR का। तो ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल बैंक क्रेडिट। RBI कैन इंक्रीज और डिक्रीज बैंक क्रेडिट अवेलेबिलिटी इफ़ SLR चेंजेस। जो भी SLR चेंजेस होगा ऊपर नीचे उसके अकॉर्डिंग बैंक का जो क्रेडिट है RBI के पास वो इंक्रीज और डिक्रीज है, उसको कंट्रोल करने के लिए SLR यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि जब भी गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता होती है तो बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करे, इसके लिए SLR का यूज़ होता है। जैसे कि अब बात किया यहाँ पे 3 टर्म है, गोल्ड, कैश और अप्रूव्ड सिक्योरिटी। ये अप्रूव्ड सिक्योरिटी कौन सा होता है? गवर्नमेंट अप्रूवल, ये RBI अप्रूवल सिक्योरिटीज़। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी अप्रूवल में अगर कोई बैंक खरीदेगा, चूँकि इसको रिजर्व रखना है तो ऑब्वियसली इसका डिमांड बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, मतलब पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। टू इंश्योर सॉल्वेंसी ऑफ कमर्शियल बैंक, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं आपका SLR का। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं LCR का, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की बात किया जाए तो आपका यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले कब आया, कब इंट्रोड्यूस किया? जब फाइनेंशियल क्राइसिस 2002 आया था तो उसी वक्त एक कमेटी थी जिसका नाम था बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न, ठीक है। इसने कुछ रिफॉर्म्स को प्रपोज किया था ताकि जो भी हमारा ग्लोबल आपका कैपिटल एंड लिक्विडिटी रेगुलेशन है उसमें किस तरह का रिफॉर्म का चेंजेस आए, ताकि हमारे जब भी कोई आपका क्राइसिस का सिचुएशन आया ताकि हमारा ग्लोबल कैपिटल और ग्लोबल लिक्विडिटी में किसी प्रकार का कंसर्न ना रहे। तो उसी में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था LCR, ठीक है। LCR का मतलब होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो।
LCR क्या होता है? LCR एम इज़ टू इंश्योर दैट बैंक मेंटेन्स अ एडिक्वेट लेवल ऑफ HQLA, मतलब बैंक LCR इंश्योर करता है कि बैंक कम से कम एडिक्वेट लेवल, एक स्पेसिफिक लेवल तक स्पेसिफिक आपका हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स रखे, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो उस हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर दें, और 30 दिन तक हम लिक्विडिटी को आपको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 30 कैलेंडर डेज़ के लिए लिक्विडिटी मेंटेन रहे, इसके लिए आपको हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट्स जो हैं आपको इन द फॉर्म ऑफ, कहिए कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, रिजर्व रख सकते हैं इस तरह से। अब बात करते हैं क्या है इसमें कि डिस्क्रिप्शन तो समझ में आएगा, डिफिनीशन बात करते हैं। तो डिफिनीशन है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इज़ डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ कैश, ये भी आपको कैश हो गया या कैश इक्विवेलेंट या शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है, ये सारे हाई क्वालिटी आपको लिक्विडिटी एसेट्स हैं, और दैट लार्ज बैंक आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एज अ रिजर्व, मतलब जो लार्ज बैंक होता है उसको होल्ड करना एज अ रिजर्व में, टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस इवेंट, जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस इवेंट आया उस टाइम को हैंडल करने के लिए LCR कॉन्सेप्ट को लाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अलाउ करता है RBI को एब्जॉर्ब करने के लिए लिक्विडिटी, जब भी मार्केट में हाई, मतलब जब भी RBI का लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और बैंक के पास काफ़ी हाई फंड्स अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में ऑब्जर्व करने के लिए, लिक्विडिटी ऑब्जर्व करने के लिए यह कंसेप्ट को लाया गया है SDF का। इसमें क्या होता है कि SDF के अंतर्गत RBI विदाउट कोई आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कोई कोलेटरल के बगैर RBI पैसा ले सकती है बैंक से। ठीक है, अब देखिए इसमें भी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में भी RBI जो है पैसा लेती है बैंक से, और रिवर्स रेपो रेट में भी बैंक जो है मतलब RBI जो है, सेंट्रल बैंक जो है वो पैसा लेती है बैंक से। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब भी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात किया जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोलेट्रल या गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI को बैंक को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट की बात किया जाए तो रिवर्स रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी देना पड़ता है RBI को किसको देता है? बैंक को। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट। तो ये पहली बार जो है कॉन्सेप्ट SDF का इंट्रोड्यूस किया गया था, रिकमेंड किया गया था उर्जित पटेल कमेटी द्वारा 2014 में, बट ये कब से अमेंडेड किया गया और कब से इनेबल किया गया? 2018 से ये रूल्स को इनेबल कर दिया गया है SDF कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब बात किया जाए तो डिमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज हैज़ लेफ्ट बैंक फ्लश विद फंड। अब डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ कि सब पैसा बैंक के पास जमा हुआ, तो उस कंडीशन में बैंक के पास काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड जो है वो रह गए थे, बैंक के पास काफ़ी फंड जमा हुआ था। उस कंडीशन में क्या हुआ कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज़ के द्वारा सारा जो पैसा है RBI है अपने पास ले आया। ठीक है, बैंक टू कंटिन्यू टू अर्न इंटरेस्ट रेट। ऑब्वियसली बात है कि जो पैसा अब RBI के पास जाता है इस SDF के थ्रू, उसमें भी इंटरेस्ट रेट RBI देती है बैंक को, बट ये पॉसिबली जनरली ये लोअर देन रिवर्स रेपो रेट, ये रिवर्स रेपो रेट से है, उससे थोड़ा सा कम ही आपको इंटरेस्ट रेट बैंक को मिलता है। इन इफेक्ट इट विल एम्पावर द RBI टू सक आउट एज मच लिक्विडिटी एज नीडेड। ये SDF की फैसिलिटी के अंतर्गत RBI जितना लिक्विडिटी चाहिए उसको सक कर सकता है, और जितना मतलब उसके अकॉर्डिंगली बैंक को लगता है, सेंट्रल बैंक को लगता है कि मुझे और आवश्यकता है, तो जितना चाहिए उतना पैसा RBI ले सकता है बैंक के द्वारा अंडर दी SDF फैसिलिटी। अब बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है आपका जब भी गवर्नमेंट आपका मतलब ट्रेजरी बिल्स हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो, जब भी उसको परचेसिंग या सेलिंग की बात किया जाए तो उसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, मतलब किसी बैंक का कंट्री, जैसे हमारा RBI है अभी, ठीक है, वो रेगुलेट करती है मनी सप्लाई को, और उस रेगुलेशन में क्या होता है मार्केट में कभी पैसा डालने की आवश्यकता पड़ती है और कभी पैसा लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का सेलिंग और परचेसिंग की बात किया जाता है। अब बात करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
वेज ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल, यह पैसा का जो कंट्रोल है मनी सप्लाई का इन द मार्केट इन द कंट्री, ये एक्सरसाइज करता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है। व्हाट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का एग्जाम्पल क्या है, ये सेंट्रल बैंक कंडक्ट करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन इन ऑर्डर टू रेगुलेट मनी, मनी का हमारा इकोनॉमी में किस तरह से सप्लाई हो, इसलिए ओपन मार्केट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और ये सारा ऑपरेशन आरबीआई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। वाई आर ओपन मार्केट ऑपरेशन यूज़ द मोस्ट, ये क्यों सबसे यूज़ किया जाता है, सबसे मोस्ट सबसे यूज़ क्यों किया जाता है, इसलिए टू सप्लाई मनी इन द इकोनॉमी, ठीक है, विच इम्पैक्ट बोथ सप्लाई एंड डिमांड फॉर द क्रेडिट, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी और दूसरा होता है एक्सपेंशनरी फंक्शंस। दो मार्केट ऑपरेशंस होते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी ऑपरेशन में क्या होता है कि जब भी पैसे का रिडक्शन करता, मनी सप्लाई का रिड्यूस करना रहता है, तो ये आपको कॉन्ट्रैक्शनरी फंक्शन में यूज करते हैं। और एक्सपेंशनरी में होता है जब भी पैसे का सप्लाई करना है मार्केट में, ठीक है, जब भी पैसे का सप्लाई करना है तो वो एक्सपेंशनरी फंक्शंस को अप्लाई करते हैं आरबीआई। अब बात करते हैं मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी, अगर डिटेल में बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब होता क्या है कि जब भी पैसा अगर देखा जाए कि मार्केट में ह्यूज है, ठीक है, अब ह्यूज है मार्केट में, कैश बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में क्या होता है कि डिमांड बढ़ जाता है, जब डिमांड बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी का एम ही रहता है कि हम डिमांड के चलते जो इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ उसको रिड्यूस करें। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शनरी फंक्शन में मनी ही सप्लाई को रिड्यूस कर देगा। मनी के सप्लाई को रिड्यूस करेगा मतलब आपका बैंक के पास पैसा कम रहा, और बैंक के पास जैसे ही पैसा कम रहेगा तो आपका लोन कम मिलेगा, और पैसा लोगों के पास कम जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं डिमांड कम रहेगा। एक्सपेंशनरी में क्या होता है कि मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है। अब कभी कभी होता है कि आपका इन्फ्लेशन काफ़ी लो चल गया, विच इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, उस कंडीशन में पैसे की आवश्यकता पड़ती है मार्केट में, तो उस कंडीशन में सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई करता है। और मनी सप्लाई होने से क्या होता है, लोन ज़्यादा मिलता है लोगों के पास, और लोन के ज़्यादा मिल गया तो मतलब आपको डिमांड करेगा और आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स। तो हम जो भी टर्म प्रीवियसली डिस्कस किए हैं उसमें आपको क्वालिटेटिव टूल्स के अंतर्गत आता है बैंक रेट, वेरिंग रिजर्व रेशियो, जो भी रिजर्व रेशियो सीआरआर है, एसएलआर है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे जो टूल्स हैं वो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आप समझ लीजिए, क्वांटिटेटिव इन टर्म्स ऑफ आप समझिए एक न्यूमेरिकल डेटा ही मैंडेट होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इतना परसेंट, 2% इंक्रीज किया, 3% इंक्रीज किया, ये आपको है क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मेजर, जो भी मेजर करना है मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है, ये आपका क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव में क्या आता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स और मोरल सुजेशंस, ठीक है। अब बात करते हैं क्रेडिट कंट्रोल्स की बात करें तो क्रेडिट कंट्रोल्स जैसा कि आप जानते हैं कि क्वांटिटेटिव मेजर्स में एक होते हैं और दूसरा होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। इसमें भी वही है, रिजर्व रेशियो आता है तो सीआरआर रिजर्व रेशियो और एसएलआर रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन और पॉलिसी रेट्स। तो पॉलिसी रेट्स में क्या होते हैं, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब वही है क्वालिटेटिव में क्रेडिट रेशनिंग, उसके बाद कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, मोरल सुएशन और आपका डायरेक्ट एक्शन। तो ये आपका है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स। अब बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन का बहुत दिन का डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, तो 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि जितने भी 500 और 1000 के जो नोट्स हैं उसको डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। डीमोनेटाइजेशन का मतलब है कि ओल्ड नोट को बैंक के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा और उसके बदले एक्सचेंज करके न्यू नोट दे दिया जाएगा। ये आपका डीमोनेटाइजेशन। अब सबसे पहले बात किया जाए कि इससे क्या पहले भी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, हाँ, इससे पहले 2 बार हो चुका है। एक बार हुआ 1946 में और एक बार हुआ है 1971 में। बोथ केस में क्या था, गोल था सेम, गोल था टू कॉम्बैट टू इवेजन बाय द ब्लैक मनी, ठीक है। ये आपको ब्लैक मनी को ही आपको टारगेट किया गया था, ठीक है, उसी से लड़ाई लड़ने के लिए 2 बार भी पहले किया गया था डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल कितने बार डीमोनेटाइजेशन हो चुका है अभी तक, 1946 में, दूसरा 1978 में और तीसरा 2016 में। तो टोटल 3 बार डीमोनेटाइजेशन हो चुका है इंडिया में, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉज
एंड कॉन्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो प्रॉस, सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं क्या होता है। तो मेन इसका यही एजेंडा था कि इट कैन अटैक ब्लैक मनी, ठीक है। दूसरा है अटैक, ये अटैक स्पेलिंग मिस्टेक है, अटैक ऑन टेरर, टेरर फंड, गैम्बलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारा आपका बेनिफिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद है सपोर्ट डिजिटलाइजेशंस, चूँकि ये ब्लैक मनी मतलब जो भी मनी था डिमोनेटाइजेशन में वो डिजिटलाइजेशन को सपोर्ट किया, चूँकि कैश तो मार्केट में कम रहा, तो डिजिटल सपोर्ट हुआ इकोनॉमी का, लोग ट्रांजैक्शन डिजिटली करने लगे, लेन देन। हेल्प मिनिमाइजिंग यूज ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली। उसके बाद हेल्प बैंकिंग सिस्टम, तो मैं कैश का कम यूज़ करने लगे हैं लोग, डिजिटल यूज़ करने लगे, तो बैंक का जो लोड है वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ, विच हेल्प द बैंकिंग ऑपरेशन। उसके बाद करते हैं टैक्स नेट वाइडन, ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स में इंक्लूड किए, मोर से मोर पीपुल टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न शुरू किए फाइल करना। सॉरी, नॉट ऑल बट लॉट ऑफ करप्टेड पीपुल हैविंग ब्लैक मनी एंड दे काउट ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन, और उनको हाई टैक्स पेनल्टी पे करना पड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं एज द इनफॉर्मल सेक्टर श्रिंक ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन। इनफॉर्मल सेक्टर को काफ़ी इसमें प्रॉब्लम हुआ, उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें की सामना पड़ा, जबकि फॉर्मल सेक्टर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको ये डिमोनेटाइजेशन का फ़ायदा मिला, ठीक है। उसको ग्रोथ ना कहीं देखा गया कि ग्रोथ उसमें है। फॉर्मल सेक्टर जो अकाउंट्स था 60% इंडिया का भी है, और वो लाइकली टू इंक्रीज 60 to 80%, ठीक है। इंटरेस्ट रेट में कम डाउन इन द शॉर्ट टर्म, ऑब्वियसली बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो गया तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, और उसके बाद क्या हुआ कि बैंक हैज़ फ्लश विद द कैश, ऑब्वियसली बैंक के पास काफ़ी पैसा हो गया। कौन सी बात किया जाए तो कॉस्ट ऑफ न्यू करेंसी प्रिंटिंग लगा, ऑब्वियसली नया करेंसी सारा प्रिंट करना है तो उसमें कॉस्ट हुआ। इनफॉर्मल सेक्टर सिंक किया, ऑब्वियसली डिमोनेटाइजेशन के चलते जो इनफॉर्मल सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको कहीं ना कहीं दिक्कतें की सामना शुरू हुआ। शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन इन द ट्रांजेक्शन इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, शॉर्ट टर्म में आपको एग्रीकल्चर में या उससे रिलेटेड सेक्टर में काफ़ी दिक्कतें की सामना हुई। हाउस होल्ड और जो भी अमंग प्रोफेशनल थे या स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट थी, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतें की सामना हुआ, ठीक है, इन द डिमोनेटाइजेशन केस। फाइलिंग इंटरेस्ट रेट ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन इज़ नॉट गुड फॉर दोज हु सेव देयर मनी इन द बैंक, जो भी बैंक में पैसा सेव किए थे उसको कहीं ना कहीं ये जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ उससे उनको फ़ायदा नहीं हुआ, और कुछ सेलेक्टिव मेच्योरिटी थे उसके भी इंटरेस्ट रेट में कट डाउन किया गया था। तो जो बैंक में पैसा जमा किए थे उनको कहीं ना कहीं गुड अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया, गुड इंटरेस्ट रेट नहीं मिल पाया। Demonetization driven cash crunch that is playing out in India will create short term economic pain in the form of transaction। तो डीमोनेटाइजेशन जो उस वक्त क्या होता, कैश क्रंच होता, काफ़ी कैश की डिमांड थी बट कैश उतना अवेलेबल नहीं था, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में जो ट्रांजैक्शन होता, लेन देन होना था, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हुई। आपको डीमोनेटाइजेशन ड्यू टू ड्रॉप इन कंजम्पशन, द जीडीपी, अब उस वक्त कंजम्पशन में भी गिर गया था चूँकि कैश ही नहीं था, कैश, और इंडिया में जनरली कैश प्रधान देश है, तो कैश ज़्यादा होने, कैश क्रंच होने से जीडीपी में कहीं ना कहीं आपका ड्रॉप हुआ, वह 0 से लेकर के 1% तक गिरा था, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, फिजिकल ईयर। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कहीं ना कहीं स्लो डाउन हुआ, ठीक है, शॉर्ट टर्मली काफ़ी दिक्कतें की सामना करी, स्मॉल एमएसएमई हुआ, उन लोगों को दिक्कत हुआ, जो डेली वर्कर्स थे उनको बेसिस आपको कहीं ना कहीं कुछ दिन के लिए आपको होल्ड पे रखा गया क्योंकि क्रैश ही नहीं था, ठीक है। तो उस कंडीशन में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल एक्टिविटी जो भी होते थे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, उनके वेजेस को, उनके वर्कर्स को दिक्कत हुआ। डिमोनेटाइजेशन हैज़ आल्सो अफेक्टेड इंडिया एंड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं एक लार्ज एक्सटेंट में मतलब एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में और मीडिया सेक्टर में भी डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट पड़ा। अब बात करते हैं उर्जित पटेल कमेटी आरबीआई 2020। तो उर्जित पटेल एज ए चेयरमैन थे, एक कमेटी बनाई गई थी आरबीआई के द्वारा 2014 में, जिसमें 8 मेंबर थे। आरबीआई के द्वारा गठित के 8 मेंबर में उर्जित पटेल चेयरमैन थे। उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी, उस रिकमेंडेशन में क्या क्या बात की गई है चलिए डिस्कस करते हैं। रिकमेंडेशन में कहा गया था कि टारगेट इन्फ्लेशन बीइंग सेट एज 4%, हमको टारगेट इन्फ्लेशन 4% सेट कर रहे हैं विद द बैंड ऑफ +2% और -2%, तो ये आपका टारगेट सेट किया था इन्फ्लेशन का।
इन फिजिकल डिफिसिट इज़ अबाउट टू बी डाउन। फिजिकल डिफिसिट जो भी है इंडिया का उसको कम करना है, वो अराउंड 3% के आसपास लाना है। इन्फ्लेशन विल बी प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो भी इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना एक मॉनेटरी पॉलिसी का एकदम प्रोमिनेंट, एकदम सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी का। आरबीआई शुड एडॉप्ट द न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई का जो न्यू कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए फॉर एंकरिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एक न्यू कंसेप्ट का इंडक्शन की बात की गई थी सीपीआई। अब उसके साथ साथ बात किया गया तो जो दो स्कीम है जिसका नाम है एमएसएस एंड सीएमएस, उसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। एमएसएस होता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम और दूसरा होता है कैश मैनेजमेंट बिल्स। ये दोनों को डिसकंटिन्यू करने की आवश्यकता है। ऑल फिक्स इनकम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स शुड बी ट्रीटेड ऑन पर विथ बैंक डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन और टीडीएस। तो बैंक और जो भी टीडीएस कटती है उसके बैंक पर कटना चाहिए, बैंक के एज अ एक्चुअल वैल्यू पे कटना चाहिए। तो ये आपका सजेशन दिया गया था। डिटैच्ड ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन फ्रॉम द फिजिकल ऑपरेशंस इंस्टेड linked solely to liquidity management. ओपन मार्केट ऑपरेशन शुड नॉट यूज फॉर मैनेजिंग yield ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब बात कीजिए ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो कहा गया कि स्लो आपको एकदम सिर्फ केवल और केवल लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। किसी प्रकार का अलग फिजिकल ऑपरेशन के लिए इसका ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे डिटैच करना चाहिए। मतलब फिजिकल ऑपरेशन है उससे डिटैच करना चाहिए ओपन मार्केट ऑपरेशन को, और ओपन मार्केट ऑपरेशन केवल और केवल सोलली लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए प्रयोग करना चाहिए। किसी प्रकार का गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट मैनेजिंग यील्ड्स में किसी प्रकार का ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए फॉर द गवर्नमेंट को पैसा सप्लाई करने के लिए, इस तरह के नहीं, सिर्फ लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। ये आपका आरबीआई कि जो कमेटी बैठी थी उर्जित पटेल कमेटी, उसका रिकमेंडेशन था। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।